ऑलराइट गाइस, आज की वीडियो में हम सभी एज का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक तरह से मान लीजिए कि जो एज की फाउंडेशन है वो कम्प्लीटली चैप्टर 5 पे ही बेस्ड है। तो आखिरकार चैप्टर 5 में है क्या? चैप्टर 5 में IFT मॉडल दे रखा है, यानी कि जो एज जिस मॉडल को फॉलो करता है उसके बारे में बताया हुआ है। चैप्टर 5 के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो बेसिकली IFT मॉडल क्या होता है? IFT मॉडल का मतलब होता है इंटीग्रेटेड फिटनेस मॉडल। अब देखिए दोस्तों, जो एज है उसकी जो कार्डियो ट्रेनिंग होती है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है वो किस मॉडल पे बेस्ड होती है? उसकी जो मॉडल है वो है उसका मॉडल जो है वो है FITTVP। F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, I का मतलब होता है इंटेंसिटी, T का मतलब होता है टाइम, देन अगेन T का मतलब टाइप, V का मतलब वॉल्यूम एंड P का मतलब प्रोग्रेशन। तो बेसिकली एक एक करके समझते हैं कि क्या चीज़ होती है। फ्रीक्वेंसी से मतलब होता है कि आप एक हफ्ते में कितनी बार एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितनी बार वर्कआउट कर रहे हैं, हाउ मैनी डेज यू आर वर्किंग आउट, दैट मीन्स वो आपका फ्रीक्वेंसी होता है। देन उसके बाद हम लोग इंटेंसिटी की बात करते हैं, चाहे वो कार्डियो की इंटेंसिटी हो गई, चाहे वो आपकी वेट ट्रेनिंग की इंटेंसिटी हो गई, यानी कि परसेंटेज ऑफ 1 रैप मैक्स, वो इंटेंसिटी में आ जाता है। देन उसके बाद ड्यूरेशन, कि आप टाइम, कि आप कितने घंटे तक वर्कआउट कर रहे हैं, 45 मिनट वर्कआउट कर रहे हैं, 1 घंटे वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो आपका टाइम के अंदर आ जाता है। देन उसके बाद आता है आपका टाइप। टाइप बोले तो क्या वो एक्सरसाइज जो आप कर रहे हैं वो कंपाउंड एक्सरसाइज है या आइसोलेटेड एक्सरसाइज है। देन उसके बाद वॉल्यूम आता है कि कितने नंबर ऑफ सेट्स लगा रहे हैं, कितने नंबर ऑफ रेप्स आप सभी लगा रहे हैं, रेपिटेशंस लगा रहे हैं, वो वॉल्यूम के अंदर आता है। देन उसके बाद आता है आपका प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन बोले तो आप सभी अपनी इंटेंसिटी किस तरह से बढ़ा रहे हैं, वो सारी चीज़ें एज का जो मॉडल है वो इस पे ही डिपेंड करता है। इस तरह से हम लोग एज के मॉडल को देखते हैं। देन आप सभी को मैंने चैप्टर 1 और 2 में भी एक चीज़ समझाई थी कि जो एज की रिकमेंडेशन है कार्डियो के लिए वो क्या है, 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी या फिर 75 मिनट्स ऑफ विगरस इंटेंसिटी कार्डियो पर वीक। ये हमेशा आप सभी ध्यान रखिए कि एज की ये जो चीज़ है बार बार बोली जा रही है, दैट मीन्स कि ये इंपॉर्टेंट होगी, इसीलिए वो लोग फर्स्ट चैप्टर में भी सेकंड चैप्टर में भी इन्होंने कई बार ये चीज़ हमें बता दी है। तो इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन एक और चीज़ आती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि एज का जो फाउंडेशन है वो किस पे बेस्ड है। एज का फाउंडेशन रैपो पर बेस्ड होता है। रैपो का मतलब क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी टू कनेक्ट विद द क्लाइंट। अब इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई क्लाइंट आता है तो सबसे पहले हम उसके फंक्शन पे काम करते हैं। फंक्शन बोले तो उसके पोस्चर पे काम करते हैं कि क्या किस तरह से वो उसका पोस्चर है, क्या वो उसके बॉडी के मूवमेंट सही हो पा रही है या नहीं हो पा रही, क्या उसकी जितने भी स्टैंड होने की एबिलिटी है क्या वो ठीक से है भी या नहीं। देन उसके बाद हम उसकी हेल्थ पे काम करते हैं। देन उसके बाद हम लोग उसकी फिटनेस पे काम करते हैं, यानी बोले तो एंड्योरेंस या वेट ट्रेनिंग या किस तरह से लिफ्ट कर रहा है। देन लास्ट आता है उसके परफॉर्मेंस पे काम करते हैं। सो बेसिकली एज का जो रैपो मॉडल है वो इसी पर बेस्ड होता है, फंक्शन, हेल्थ, फिटनेस एंड परफॉर्मेंस। देन एक और चीज़ दोस्तों, 5 प्राइमरी मूवमेंट होती हैं। आपको ये सभी जितनी भी मूवमेंट आपको मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, इसीलिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको अच्छे से ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो 5 प्राइमरी मूवमेंट कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहला होता है बेंट एंड लिफ्ट, देन दूसरा होता है सिंगल लेग, तीसरा पुश, चौथा पुल एंड पांचवा रोटेशन। ये 5 प्राइमरी मूवमेंट होती हैं, इसी के अंदर सारी एक्सरसाइज वगैरह होती है। देन उसके बाद हमारा आता है स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी। बेसिकली स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी में हम लोग पोस्चर को एसेस करते हैं, बैलेंस देखते हैं, मूवमेंट उसका सही हो रहा है या नहीं हो रहा, रेंज ऑफ मोशन उसका सही हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके एंकल की मोशन देखते हैं, हिप की मोशन देखते हैं, शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी के अंदर। देन उसी के हिसाब से हम लोग उसका प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आता है एज का IFT मॉडल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना बहुत अच्छे से एकदम बाय हार्ट आप सभी लर्न कर लीजिए इसको। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है अगर आप सभी समझना चाहें तो। अब आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँगा। मान लीजिए आपके पास कभी कोई क्लाइंट आता है, एज का जो मॉडल है किस तरह से उस क्लाइंट को ट्रीट करेगा, उसका जो प्रोग्राम डिज़ाइन है वो किस तरह से करेगा, वो IFT मॉडल पे ही डिपेंड करता है। मान लीजिए आपके पास कोई क्लाइंट आया, बिगनर है, तो आप उसका वर्कआउट किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। उसका वर्कआउट डिज़ाइन करने के लिए आपको चाहिए होगा IFT मॉडल। यानी कि IFT मॉडल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 2 पार्ट कैसे? सबसे पहला पार्ट आता है उसका फंक्शनल मूवमेंट और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग,
और दूसरा पार्ट आता है उसका कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी इसकी फंक्शनल ट्रेनिंग को देखते हैं, फंक्शनल और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हम उसकी कैसे डिज़ाइन करेंगे। देन उसके बाद हम सभी उसके कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग को देखेंगे। तो सबसे पहले फंक्शनल ट्रेनिंग में हम लोग उसकी स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी की ट्रेनिंग करवाएंगे। देन उसके बाद उसके मूवमेंट की ट्रेनिंग करवाएंगे। देन तीसरा है उसका लोड ट्रेनिंग करवाएंगे और चौथा है उसका परफॉर्मेंस ट्रेनिंग करवाएंगे। अब एक एक करके समझते हैं। स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग का मतलब क्या हुआ? जब भी कोई क्लाइंट आता है तो सबसे पहले हम उसकी स्टेबिलिटी को देखेंगे कि उसकी जॉइंट की स्टेबिलिटी कितनी है, उसका पोस्चर कैसा है, उसकी ये सारी चीज़ें हम उसको ध्यान में रखते हुए उसकी स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी की ट्रेनिंग करवाते हैं। जब वो उसको ठीक से करने लग जाता है, 1-2 हफ्ते हो जाते हैं, 3-4 हफ्तों में वो ठीक से करने लग जाता है, देन उसके बाद हम लोग उसको मूवमेंट ट्रेनिंग करवाते हैं। मूवमेंट ट्रेनिंग में क्या होता है, बेसिकली कोई भी एक्सरसाइज होती है विदाउट वेट, हम लोग उसको बॉडी वेट से ही, जैसे मान लीजिए स्क्वाट्स करवाना हुआ तो हम उसको स्क्वाट्स करवाते हैं, देखते हैं कि अब उसके अंदर वो किस तरह से फॉर्म उसकी क्या है, उसकी टेक्निक क्या है, क्या वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो उसकी मूवमेंट में आ जाता है। मान लीजिए उसका जो एंकल है वो बस इतना, उसका जो एंकल है वो डॉर्सिफ्लेक्शन उसका ठीक से नहीं हो पा रहा, डॉर्सिफ्लेक्शन उसका हाफ ही हो रहा है, हाफ रेंज ऑफ मोशन में उसका डॉर्सिफ्लेक्शन हो रहा है, उसका प्लांटर फ्लेक्शन ठीक से नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग मूवमेंट ट्रेनिंग में देखते हैं। देन उसके बाद जब उसने इसको ठीक कर लिया, देन उसके बाद हम लोग उसको लोड ट्रेनिंग करवाते हैं, यानी कि उसको हम वेट्स देते हैं बाद में, वो आता है हमारा लोड ट्रेनिंग के अंदर। सो बेसिकली मान लीजिए स्क्वाट्स करवा रहे हैं, अब आपने उसको बारबल दे दिया, धीरे धीरे उसके ऊपर वेट्स डालेंगे तो वो आपका लोड ट्रेनिंग में आता है। चाहे वो बेंच प्रेस करवा रहे हैं और डेडलिफ्ट करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, वो तीसरे फेज में आता है लोड ट्रेनिंग के अंदर। देन उसके बाद हमारा आता है परफॉर्मेंस ट्रेनिंग। बेसिकली ये जो है मोस्टली एथलीट्स के लिए होता है, जितने भी एथलीट्स होते हैं ना उनके लिए हम लोग परफॉर्मेंस ट्रेनिंग को डिज़ाइन करते हैं। मोस्टली जितने भी जनरल पॉपुलेशन होते हैं वो लोड ट्रेनिंग तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन जब किसी को और ज़्यादा आगे अपने उसको वर्कआउट को लेके जाना होता है तो वो परफॉर्मेंस ट्रेनिंग की ओर भी ध्यान देता है। परफॉर्मेंस ट्रेनिंग का मतलब सिंपली ये है कि स्पीड हो गई, एजिलिटी जो आपने पढ़ाया था मैंने आपको पिछले चैप्टर के अंदर, स्पीड हो गई, डायरेक्शन हो गई, बहुत क्विकली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाना, काफ़ी क्विकली उसको ऊपर मूवमेंट करना, नीचे मूवमेंट करना, अपने वेट्स को ऊपर नीचे करना, स्पीड में हाई परफॉर्मेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें परफॉर्मेंस ट्रेनिंग के अंदर आती है। तो बेसिकली फंक्शनल मूवमेंट और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में हम लोग उसका प्रोग्राम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम लोग उसके स्टेबिलिटी मोबिलिटी पे ध्यान देंगे, देन उसके बाद उसके मूवमेंट ट्रेनिंग पे ध्यान देंगे, देन उसके बाद लोड ट्रेनिंग, देन उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस ट्रेनिंग पे। ये काफ़ी ईजी होता है। थोड़ा बहुत क्रिटिकल जो है वो उसका कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग होता है। सो बेसिकली कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग क्या होता है, किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों इसको समझने से पहले आप सभी थोड़ा सा जहाँ पे भी आपका फोकस है सारी चीज़ों से हटा के कंप्लीटली इस पे फोकस लेके आइए। देखिए दोस्तों, ये भी 4 प्रकार के होते हैं, इसका भी 4 फेज़ में हमने डिवाइड किया हुआ है कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग को। सबसे पहला फेज़ होता है एरोबिक बेस ट्रेनिंग, दूसरा होता है एरोबिक एफिशिएंसी ट्रेनिंग, तीसरा होता है एनारोबिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग और चौथा होता है एनारोबिक पावर ट्रेनिंग। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, एरोबिक का मतलब जहाँ पे भी आ जाए उसका मतलब है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक का जहाँ पे भी मतलब आ जाए यानी कि इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इतना तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। एरोबिक बेस ट्रेनिंग में बेसिकली जो नॉर्मल हम लोग वॉकिंग करवाते हैं उसको ब्रिस्क वॉक हो गया नॉर्मली, ये सारी एरोबिक बेस ट्रेनिंग में आती है। इसको हम लोग फैट बर्निंग जोन भी बोलते हैं, क्योंकि इस फेज़ के अंदर फैट को एज अ फ्यूल सोर्स हम लोग यूज़ करते हैं और वहाँ पे हमारा फैट बर्न होता है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई जब एरोबिक बेस ट्रेनिंग में वॉक करके ही हमारा फैट एज अ फ्यूल सोर्स यूज़ हो रहा है तो हम लोग रनिंग वगैरह क्यों करते हैं। तो आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने 2 घंटे में 100 कैलोरीज वॉक करके बर्न करी हैं, वहीं पे आप सभी 10 मिनट के अंदर या 15-20 मिनट के अंदर आपने रनिंग करी है बहुत हाई इंटेंसिटी की, तो आपने 100 से ज़्यादा कैलोरीज से उसके अंदर बर्न कर ली। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपके लिए कौन सी बेटर होगी, खुद ही समझदार है, ऑब्वियसली बात है। रनिंग करवाएंगे, हाई इंटेंसिटी के वर्कआउट कराएंगे तो आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जब आप एरोबिक बेस रनिंग करते हैं तो इसकी ड्यूरेशन काफ़ी लंबी हो जाती है। अगर मान लीजिए आपको 100 कैलोरीज बर्न करनी है या 200 कैलोरीज बर्न करनी है, उसके लिए आपको काफ़ी लंबा टाइम चाहिए होता है, टाइम स्पेंड काफ़ी लंबा चाहिए होता है। इसीलिए हम लोग HIIT यानी कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग ऐसी चीज़ें करवाते हैं। ठीक है, एरोबिक बेस ट्रेनिंग के बारे में ये था। अब इसके अंदर मैंने जोन 1 लिखा हुआ है, RPE लिखा हुआ है, ये VT1 लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहले मैं आपको RPE समझा देता हूँ। RPE का मतलब होता है रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, यानी कि आपने एक क्लाइंट को ट्रेडमिल पे चढ़ा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी को समझा रहा हूँ। एक क्लाइंट को आपने उसमें ट्रेडमिल पे चढ़ाया हुआ है, अब आपने उसकी स्पीड कर रखी है 5, उसको पूछा कि सर 0 से लेकर 10 तक आप अपनी इंटेंसिटी को कितना रेट करेंगे। वो बोलता है सर मेरे को तो नॉर्मल फील हो रहा है, मैं 3 को उसको वो करना चाहूँगा 3। तो 3 मतलब होता है मीडियम। ठीक है, अब आपने उसकी स्पीड कर दी है 10,
अब आपने पूछा उससे कि सर आप बताइए कि आपकी इंटेंसिटी को आप कितना रेट करना चाहेंगे, तो बोलेगा सर बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, मैंने उसको 8 या 9 उसको देना चाहूँगा इंटेंसिटी को पॉइंट। दैट मीन्स कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, यानी कि उसको जो लग रहा है उसकी इंटेंसिटी उसको फील हो रही है ना, उसको हम बोलते हैं रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, RPE। तो उसको हम 0 से लेके 10 तक वैल्यू करते हैं, पॉइंट करते हैं। तो एरोबिक बेस ट्रेनिंग के अंदर नॉर्मली एक पर्सन वॉक कर रहा है तो उसके लिए 3-4 उसने RPE दे रखा है, RPE 3 से 4 पे है। दैट मीन्स कि वो काफ़ी मीडियम लेवल का उसको इंटेंसिटी फील हो रही है, ठीक है। अब इसके अंदर जोन 1 और जोन 2 VT1 ये सारी चीज़ें और लिखी हुई हैं। ये क्या होता है बेसिकली आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मान लीजिए अभी मैंने आपको इसी का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एक क्लाइंट है, ट्रेडमिल पे वॉक कर रहा है, ठीक है। आपने उसको 5 की स्पीड लगा रखी है, 5 की स्पीड पे नॉर्मली वॉक कर रहा है। आपने उसको बोला कि ABCD बोलिए, ठीक है, ABCD Z तक उसको बोलना है। वो नॉर्मली बोल रहा है ABCDEFG जितना भी है उसने Z तक पूरा कंप्लीटली बोल दिया, ठीक है। अब आपने उसकी स्पीड कर दी है 6.5, ठीक है। अब 6.5 में उसकी जो बोलने का अनकम्फर्टेबल हो जा रहा है, वो काफ़ी ऐसे बोल रहा है ABCD, थोड़ा बहुत वो अनकंफर्टेबल हो गया। दैट मीन्स कि वो अपने फर्स्ट वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड पे पहुंच गया, जिसको हम VT1 बोलते हैं। यानी कि आप सभी को एक लेमन्स लैंग्वेज में समझाऊं तो उसका मतलब हो गया कि सांस फूलना जहां से स्टार्ट हो गया वो कहलाता है आपका VT1, ठीक है। अब आपने उसकी स्पीड कर दी है 10। अब वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया, वो हे बी सी ऐसे करके बोल रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि आपने उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया तो उसका RPE भी बढ़ गया, यानी कि उसकी RPE रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो अब उसका जो सांस फूलना है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। दैट मीन्स कि वो अपने सेकंड वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड पे पहुंच गया है, जिसको हम बोलते हैं VT2, ठीक है। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ जोन 1, जोन 2 और जोन 3 क्या होता है। देखिए दोस्तों, जोन 1, जोन 2, जोन 3 बेसिकली कुछ नहीं होता है। इसके अंदर VT1 से ही रिलेटेड है, VT1, VT2 से। जब एक पर्सन ट्रेडमिल पे वॉक कर रहा है, ठीक है, अब वो नॉर्मली 3 से 4 की स्पीड पे चल रहा है, तो क्या उसने 3 से 4 की स्पीड पे चलते हुए उसको ना तो कोई सांस फूल रही है, क्या उसने अपना VT1 हिट किया? नहीं किया। दैट मीन्स कि वो अपने VT1 से नीचे है। जब वो अपने VT1 से नीचे होगा तो दैट मीन्स वो अपने जोन 1 में होगा। जोन 1 का मतलब होता है हमेशा VT1 से नीचे, ठीक है। अब आपने उसकी स्पीड को कर दिया 6.5। अब उसकी सांस फूलना स्टार्ट हो गई, 1 ABCD ऐसे ऐसे करके वो बोल रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि वो अपने VT1 और VT2 के बीच में आ गया है। या फिर किसी किसी के लिए उसकी सांसें बहुत ज़्यादा फूलने लग जाती है, जो अनहेल्दी पर्सन होता है उसकी सांसें बहुत ज़्यादा फूलने लग जाएंगी 6.5 की स्पीड पे ही। दैट मीन्स कि वो VT1 और VT2 के बीच में आ गया है, या फिर VT2 से भी उसकी ज़्यादा ऊपर हो गई है वैल्यू। दैट मीन्स उसका हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो जोन 2 के अंदर आ गया, ठीक है। अब आपने उसी की स्पीड कर दी है 10 में उसकी क्या हालत होगी उसको आप बोल के देखिए, ABCD बोलिए। वो बोलेगा हे बी, उसकी सांसें बहुत ज़्यादा फूलने लग जाएंगी। दैट मीन्स कि वो अपने VT2 से ऊपर ही है, कंटिन्यूसली अपने VT2 से ऊपर है। दैट मीन्स कि वो अपने जोन 3 में आ गया है। जोन 3 का मतलब होता है एट और अबव VT2। जोन 1 का मतलब होता है बिलो VT1 और जोन 2 का मतलब होता है VT1 और VT2 के बीच में और समटाइम्स VT2 से ऊपर। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ आप सभी को मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। अब वापस से आते हैं यहाँ पे आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जोन 1 क्या होता है, जोन 2 क्या होता है, VT1, VT2 और RPE क्या होता है। आई होप दोस्तों आप सभी को अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रही तो आप इसको पॉज करके वापस से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है। अगर आप लोग को चाहिए कि मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊं तो आप सभी कमेंट कर देना, मैं नीचे अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों एरोबिक बेस्ड ट्रेनिंग में अब किसी बंदे की सांसें तो नहीं फूलेंगी, यानी कि वो अपने VT1 से नीचे है। दैट मीन्स कि वो कौन से जोन में है, वो जोन 1 में है। और उसका RPE क्या होगा, 3 से 4 ही होगा ना RPE, क्योंकि वो मीडियम इंटेंसिटी पे है। तो उसका बिलो VT1 होगा एरोबिक बेस्ड ट्रेनिंग में, और RPE 3 से 4 होगा, जोन 1 में होगा। और यहाँ पे वो वॉक कर रहा है फैट बर्निंग जोन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसकी स्पीड मैंने 6.5 कर दी। 6.5 में मैंने, या फिर छोड़िए 6.5 छोड़िए, मैंने उसके अंदर अब हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसमें मान लीजिए 30 से 40 सेकंड तक मैं एक लंबी रनिंग करता हूँ, देन उसके बाद 30 से 40 सेकंड का मैंने रेस्ट ले लिया, या बिल्कुल स्टडी स्टेट वॉकिंग कर रहा हूँ मैं। तो वो हमारा हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग आ गया। अब उसके अंदर उस बंदे की सांस तो फूलेगी ना, ऑब्वियसली बात है। जब कोई पर्सन हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहा है तो उसकी सांस फूलने लग जाती है, यानी कि अब वो अपने VT1 से ऊपर चला गया है।
अब उसके लिए इतना ज़्यादा तो स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि वो अगर VT2 पे होगा यानी कि उसकी सांसें बहुत ज़्यादा फूलेंगी ना, तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक वर्कआउट नहीं कर पाएगा। लेकिन उसकी सांसें मान लीजिए कि ऐसे ऐसे हो रही हैं, लेकिन उसके अंदर अभी भी इंटेंसिटी है कि वो इस इंटेंसिटी से ऊपर भी वर्कआउट कर सकता है। दैट मीन्स कि वो अब अपने VT1 से ऊपर आ चुका है, लेकिन उसने अपने VT2 को नहीं छुआ है, VT1 से ऊपर आ गया है। उसका RPE, अब मैं उससे पूछ रहा हूँ आपकी इंटेंसिटी कितनी फील हो रही है, वो बोल रही है सर कि सर मुझे स्ट्रांग फील हो रहा है। स्ट्रांग बोले तो RPE उसने 5 को टच कर लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ है, एबिलिटी टू यूटिलाइज फैट एज अ फ्यूल सोर्स इंक्रीजेज, यानी कि फैट को एज अ फ्यूल सोर्स यूज़ करना, यूटिलाइज करना, इसकी एबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा इस जोन में, जोन 2 के अंदर एरोबिक एफिशिएंसी ट्रेनिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बेसिकली इसके अंदर हम लोग HIIT टाइप की इंटेंसिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब तीसरा फेज़ आता है। तीसरा फेज़ में हम लोग एनारोबिक बोले तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं रही, ठीक है। एनारोबिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग। एनारोबिक एंड्योरेंस का मतलब सबसे पहले हम समझते हैं, एंड्योरेंस जहाँ पे आ जाए उसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि ड्यूरेशन होती है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ अ मसल टू प्रोड्यूस फोर्स फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन इज कॉल्ड एंड्योरेंस, ठीक है। सिंपल सा मतलब ये होता है। अब एनारोबिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग में कोई बंदा है तो बेसिकली उसकी सांसें बहुत ज़्यादा फूलने लग जाएंगी, तो यानी कि वो अपने VT1 और VT2 के बीच में है, समटाइम्स वो VT2 से ऊपर भी जाएगा। तो वो कौन से जोन में होगा, वो होगा जोन 3 के अंदर, ठीक है। जोन 3 में होगा। अब उसका जो RPE होगा, रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, वो कितना होगा, 7 से 8 होगा, क्योंकि अब उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। अब इस पॉइंट को हम लोग लैक्टेट थ्रेशोल्ड बोलते हैं, यानी कि इस पॉइंट पे उसका जो लैक्टिक एसिड बिल्डअप है वो एकदम पीक पॉइंट पे पहुंच चुका होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा एनारोबिक पावर ट्रेनिंग की। ये बेसिकली मोस्टली जिस तरह से यहाँ पे फंक्शनल ट्रेनिंग में हम लोग परफॉर्मेंस ट्रेनिंग देखी थी, एथलीट्स के लिए होता है, ठीक इसी तरह से एनारोबिक पावर ट्रेनिंग भी एथलीट्स के लिए होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी का होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का। बेसिकली जब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का होगा तो ऑब्वियसली बात है उसकी सांसें बहुत ज़्यादा फूलेंगी, ठीक है। तो कौन से स्टेज पे होगा, वो VT2 की स्टेज से ऊपर ही होगा ना, ऑब्वियसली बात है। और उसका जो RPE है यानी कि रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन होगा, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी का होगा, तो 9 से 10 तो होगा ही होगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, इन विच फेज अ क्लाइंट रिक्वायर्स अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक ऐसे फेज में जब किसी पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इंट्रिंसिक मोटिवेशन चाहिए होती है, तो कौन सा फेज़ होता है वो, ऑब्वियसली बात है एनारोबिक पावर ट्रेनिंग के अंदर उस बंदे को बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इंट्रिंसिक मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि इस फेज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हमें इंटेंसिटी लगानी पड़ती है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आए तो आप सभी इस वीडियो को वापस से रिवाइंड करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कोई भी सवाल है, अगर आप चाहते हैं कि मैं VT1, VT2, जोन 1, जोन 2, जोन 3 पे अलग से वीडियो बनाऊं, तो आप सभी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं जोन 1 क्या होता है बेसिकली। अब आपको एक और चीज़ समझा देता हूं मैं। जब बंदा होता है जोन 1 में, मैंने आपको क्या बताया, जोन 1 में हम लोग एरोबिक बेस्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं, यानी कि एरोबिक का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जोन 1 के अंदर हम लोग ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये फैट बर्निंग जोन होता है। लेकिन जब बंदा जोन 2 में चला जाता है, जोन 2 बोले तो अब वो किस में चला गया, एक ऐसी जगह पे चला गया जहाँ पे उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ गई है। जब इंटेंसिटी बढ़ गई तो यानी कि सांस फूलना उसका ज़्यादा हो गया है। अब इस कंडीशन के अंदर वो कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करने लग जाता है एज अ फ्यूल सोर्स। यहाँ पे फैट का यूज़ कर रहा था, अब यहाँ पे वो कार्ब्स को यूज़ करने लग जाता है, और इस फेज़ को हम लोग बोलते हैं एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस फेज़। इसके अंदर वो कार्ब्स का यूज़ करता है, ठीक है, जब वो जोन 2 में आ जाता है। और जोन 2 का मतलब क्या होता है, वो VT1 और VT2 के बीच में है या फिर उससे ऊपर है, VT2 से ऊपर है, ठीक है। जब वो जोन 3 में आता है, जोन 3 तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी का होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसको एनर्जी चाहिए होती है। तो जोन 3 में क्या होता है, वो फॉस्फोजन एनर्जी सिस्टम को यूटिलाइज करने लग जाता है, जिसके अंदर वो क्रिएटिन फॉस्फेट का यूज़ करता है अपनी एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पे वो किसका यूज़ कर रहा था, वो कार्ब्स का यूज़ कर रहा था। कौन से सिस्टम में था, वो एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक सिस्टम में था। लेकिन जब यहाँ पे जोन 3 में आता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में उसको एनर्जी चाहिए होती है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, तो उसके अंदर मोस्टली क्या होता है, फॉस्फोजन एनर्जी सिस्टम का हम लोग यूटिलाइज करते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्रिएटिन फॉस्फेट को यूज़ करते हैं। जोन 3 के अंदर हमारा जो लैक्टेट थ्रेशोल्ड हिट हो जाता है, यानी कि लैक्टिक एसिड जो है वो अपने पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है, ठीक है। देन उसके बाद एक और चीज़ आप सभी को मैं बता देता हूँ, जितने भी मोस्टली एथलीट्स होते हैं वो 70 to 80% अपना जो टाइम है वो जोन 1 में एक्सपेंड करते हैं।
देन उसके बाद 10% टाइम या लेस देन 10% वो लोग जोन 2 में एक्सपेंड करते हैं। देन जोन 3 के अंदर वो 10 से 20% टाइम अपना एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि लास्ट में आपने देखा होगा जितने भी स्प्रिंटर होते हैं लास्ट में वो जोन 3 का मोस्टली यूज़ करते हैं, क्योंकि इनको बहुत ही हायर अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। तो उनका एनर्जी सिस्टम जो है फॉस्फोजन एनर्जी सिस्टम में चला जाता है, जहाँ पे वो लोग क्रिएटिन फॉस्फेट का यूज़ करते हैं अपनी एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए। सिंपल सा चीज़ है, मैं आप सभी को फिर से समझा देता हूँ। जोन 1 में वो किसका यूज़ कर रहा है? जोन 1 में वो ऑक्सीजन का यूज़ कर रहा है, क्योंकि वो नॉर्मल स्टेडी स्टेट कार्डियो कर रहा है। जब वो जोन 2 में जाता है, जोन 2 का मतलब क्या हुआ कि VT1 और VT2 के बीच में या फिर उससे ऊपर है, तो वो जोन 2 में आ गया। जोन 2 में वो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस कर रहा है, जहाँ पे वो कार्बोहाइड्रेट का यूज़ कर रहा है। देन उसके बाद जब उसको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, तो वो जोन 3 में चला जाता है। जिस तरह से वो जैसे ही वो अपनी इंटेंसिटी बढ़ाएगा, और जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ाएगा तो वो किस चीज़ का यूज़ करने लग जाएगा? क्रिएटिन फॉस्फेट का यूज़ करने लग जाएगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो आई होप आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि VT1, VT2, VT3 क्या होता है, और जोन 1, जोन 2, जोन 3 क्या होता है। VT3 तो नहीं होता, आई एम सॉरी। जोन 1, जोन 2 और जोन 3 क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि जब भी कोई बंदा एनारोबिक पावर ट्रेनिंग में जाता है, तो उसका ग्लाइकोलिटिक सिस्टम जो है वो चेंज हो जाता है किस में? फॉस्फोजन एनर्जी सिस्टम में, क्योंकि वहाँ पे वो क्रिएटिन फॉस्फेट का यूज़ करने लग जाता है। और बाकी मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मोस्टली जो एथलीट्स होते हैं स्पेंड 70 to 80% ऑफ देयर टाइम in zone 1, less than 10% टाइम इन zone 2 एंड 10 to 20% ऑफ देयर टाइम इन zone 3, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन करके बड़ी इसमें लिखी हुई हैं कि VT1 क्या होता है। अगर आपको VT1 देखना है कि इसके अंदर मैंने सारे एग्जाम्पल के तौर पे खुद से लिखा हुआ है कि इसको, ताकि आप सभी इजीली समझ पाएँ। नोट्स इसलिए बनाए हुए मैंने। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ पे आप सभी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप सभी को वहाँ पे PDF फॉर्मेट में सारे कंप्लीटली जितने भी मैंने नोट्स बना रखे हैं, सारे नोट्स मैं आप सभी को दे दूंगा। बस आप सभी वहाँ पे कांटेक्ट करिए। उसके लिए मैं कुछ चार्ज करूँगा, 1000 रुपीज़ में चार्ज करूँगा। आप सभी को सारे नोट्स मैं दे दूँगा, अगर आपके पास बुक्स नहीं है। अदरवाइज़ आप सभी ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इसके थ्रू अगर आप नोट बनाना चाहें तो वो भी वेल एंड गुड है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और ये चैप्टर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका एक भी पॉइंट मिस मत करिए। अगर आपको नहीं समझ में आया कुछ भी चीज़, जैसे VT1, VT2, जोन 1, जोन 2, जोन 3 क्या होता है, नहीं समझ में आया तो आप सभी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं अगली इसकी एक जो भी एग्जाम एकदम डिटेल वीडियो बना दूंगा इसके लिए, ताकि आप सभी को एकदम अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाए। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक भी ज़रूर करिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलती है। प्लस कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको आज की वीडियो। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, टेक केयर।